Hello guys, welcome back. I am good and I hope you all are doing very well. So let's start our next topic and it is method of preparation of alkyl and aryl halides. ये हमारा सेकंड टॉपिक है. फर्स्ट जो हमारा था वो इंट्रोडक्शन था जिसे हम कवर कर चुके हैं. इंट्रोडक्शन में हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं. इस चैप्टर में जो कंपाउंड है, मेन कंपाउंड्स, उनके बारे में तो आपको एक आइडिया हो ही गया है. अब हम उन्हीं कंपाउंड्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे बात करेंगे. गाइज आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर भी काफ़ी कुछ 11th का कंटेंट यूज होगा. अगर आपको अच्छे से रिवाइज है 11th का कंटेंट या सेक्शन जो भी आपने देखा हुआ है 11th क्लास में, तो आपके लिए ये समझना आसान होगा. और नहीं भी पढ़ा है तो भी ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, कुछ ट्रिक्स के थ्रू हम इसको कवर कर लेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल एंड अराइल हलाइड्स. पहले हमारा फोकस रहेगा अल्काइल हलाइड्स पे. अराइल हलाइड्स मतलब एरोमेटिक हलाइड्स, उन्हें हम बाद में प्रिपेयर करेंगे. पहले हमारे प्रिपरेशन जो है वो है अल्काइल हलाइड्स की. देखिए सबसे पहले जो हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स से अल्काइल हलाइड्स की. यानी हम अल्काइल हलाइड्स को प्रिपेयर तो करेंगे लेकिन इस बार हम उन्हें प्रिपेयर करेंगे एल्केन्स से. यानी हमारी जो फर्स्ट प्रिपरेशन है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स फ्रॉम एल्केन्स. हम एल्केन से इनकी बात शुरू करेंगे. एलिफेटिक एल्केन्स मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, एलिफेटिक है, साइक्लिक भी हो सकता है, चेन भी हो सकता है, लेकिन हम एल्केन से हलाइड्स प्रिपेयर करेंगे. ना तो क्वेश्चन अराइज एल्केन से हलाइड्स कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है. तो आप खुद सोचिए एल्केन्स, बहुत इजी एग्जांपल लूं तो CH4. अब इससे एल्काइल हलाइड कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है. तो शायद दिमाग में बात आ रही होगी कि एक H सब्स्टिट्यूट हो जाए Cl से तो एल्काइल हलाइड बन जाएंगे. CH4 है, एक H हटके एक Cl आ जाए तो CH3Cl बन जाएगा. इस तरीके से तो प्रिपरेशन हो सकती है. अगर मैं 2H हटाकर 2Cl लगा दूं तो CH2Cl2 बन जाएगा. 3H हटाकर 3Cl लगा दूं तो CHCl3 बन जाएगा. और अगर 4OH हटाकर 4Cl लगा दे तो CCl4 भी बन जाएगा. और ये पॉसिबिलिटीज है. ये सब टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ क्लोरीन यू आर टेकिंग पर डिपेंड करता है. फाइन. तो हमें अभी जो पढ़ना है वो एक रेस्ट्रिक्शन है. रेस्ट्रिक्शन है कि हम बनाएंगे तो सही, लेकिन हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ मोनो हेलो एल्केन्स. मतलब कि हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है कि इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करना है कि एक ही H हटे और एक Cl आए. मतलब इसे कहते हैं मोनोक्लोरिनेशन. इसलिए जो अब हम पढ़ेंगे वो मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स पढ़ेंगे. मतलब एल्केन कोई सा भी हो सकता है पर उस पर आपको एक ही Cl जोड़ना है. राइट. डाइक्लोरो एल्केन्स या डाइहेलो एल्केन्स नहीं बनाने, मोनोक्लोरिनेशन ही करना है. मतलब ऐसी कंडीशंस है, फिक्स्ड है कि मोनोक्लोरिनेशन ही होगा, एक ही Cl आकर जुड़ेगा. ओके, चलिए देखें. जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं पहले तो आपको, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए. जैसे मान लीजिए ये CH4 है, इस पे हमने क्लोरीन का अटैक किया, पहले भी देख चुके हैं सनलाइट की प्रेजेंस में. राइट. तो यहां पे बन जाए CH3Cl और HCl तो इसका बाई प्रोडक्ट. तो मेन चीज कौन है? HCl. इसे कहते हैं मोनोक्लोरिनेशन. मैं मान लीजिए फर्दर इसका क्लोरिनेशन कर दूं तो CH2Cl2. तो ये यहां तक हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ मोनोक्लोरिनेशन पे रुक जाना है. तो आपको लग रहा होगा तो बहुत आसान हो गया. ये आसान नहीं है, ये ट्रिकी है, क्योंकि अभी एक कार्बन है. अगर 2 कार्बन हो तो क्या होगा, 3 कार्बन है तो क्या होगा, 4 कार्बन है तो क्या होगा, कितने प्रोडक्ट्स के बनने की पॉसिबिलिटीज है. ये सारे क्वेश्चंस यहां पे आएंगे और कॉम्पिटिटिव तक पूछे जाते हैं. वो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आप देखिए मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स में नोट 1, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डिफ्यूज लाइट और सिंपल हीटिंग. सामने लिखा हुआ है. मतलब अगर आपको मोनोक्लोरिनेशन करना है तो आपको Cl तो लेना ही पड़ेगा. राइट. क्लोरीन का अटैक तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो रिएक्शंस होती हैं ये जनरली सनलाइट में या फिर डिफ्यूज लाइट हो या फिर बहुत स्लो हीटिंग हो तब ये होता है. तो ये जो कुछ कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं इनको आपको दिमाग में रखना है. नंबर 1. नंबर 2 की यदि हम बात करें तो इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ये बात भी आपको अच्छे से पता होगी कि जब भी सनलाइट इन्वॉल्व हो जाती है, अल्ट्रावायलेट लाइट इन्वॉल्व हो जाती है, UV अगर हम लिखें तो उस केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होता है. और पूरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो हमने क्लास 11th में देखा ही है. मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको. चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपागेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, ऐसा कुछ हमने देखा है. फाइन. तो वही चीज है, हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म तो यहां नहीं देखना, हमें सिर्फ इसके प्रोडक्ट्स पहचानने हैं. और इस साल सिलेबस में हमारे प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन ही है. फाइन. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट. क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही है तो फ्री रेडिकल एज अ इंटरमीडिएट बनेंगे. इंटरमीडिएट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देखिए इंटरमीडिएट मतलब एक ऐसी चीज जो ना रिएक्टेंट साइड पे होगी ना प्रोडक्ट साइड पे होगी, बस रिएक्टेंट्स उसके थ्रू होते हुए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे. फाइन. इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मान लीजिए एक रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का बनना पॉसिबल है, तो वहां पे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ये पूरा इस बात पे डिपेंड करता है कि किसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, क्योंकि जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वो
रेस में आगे रहेगा बनने में, करेक्ट। और इंटरमीडिएट जितना जल्दी बनेंगे फर्दर रिएक्शन आगे उतना जल्दी जाएगी और वो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, मेजर बनेगा। वापस सुनिएगा मेरी बात, मैं बोलता हूं अच्छे से सुने। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी यील्ड डिपेंड करती है। जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा वो वाला प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा। ये दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत से लोगों को उल्टा ध्यान रहता है कि इंटरमीडिएट अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है तो फिर रिएक्शन आगे जानी नहीं चाहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये मिसकंसेप्शन है। इंटरमीडिएट से होते हुए रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ता है और इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, क्योंकि वैसे तो इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी रिलेटिव होती है। रिलेटिव मतलब एक इंटरमीडिएट दूसरे इंटरमीडिएट के रेस्पेक्ट में कितना स्टेबल है, ये चीज आप ध्यान रखिए। यहाँ स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है मेरा कि बहुत इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा स्टेबल है तो आपको ये लगे कि स्टेबल है तो यहीं रुक जानी चाहिए रिएक्शन। सारे इंटरमीडिएट चाहे कार्बोकैटायन, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल, सभी इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल होते हैं। हम अगर उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं तो रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि इस फ्री रेडिकल से ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या इस कार्बोकैटायन से कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, और उसी से जजमेंट होता है कि किस केस में प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा आएगी। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं आपको बता दूंगा, तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा होगी। ओके गाइस, तो ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट, मोर फास्टर द reaction will be and more will be the yield of the reaction of that product also. Now order of the stability of free radical. अब free radical की stability का order आपको पता होना चाहिए। बोर्ड्स में तो इसका कोई खास यूज है नहीं, लेकिन क्योंकि बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन इसके बिना मुझे लगता है कि ये टॉपिक पढ़ना थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा कि अगर हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को मिस करें और फिर सीधा पढ़ ले। बोर्ड्स के क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए, आइडिया रहना चाहिए, राइट। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स, जो कि एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा, सनलाइट में होगा, डिफ्यूज लाइट में होगा, सिंपल हीटिंग से होगा, राइट। इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनेंगे वो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और कौन सा प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा होगी, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, उस बात का आइडिया इससे लगता है कि किसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। और यहां पे क्योंकि इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल्स हैं तो आपको फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। ये ऑर्डर हम पहले से देख चुके हैं, राइट। देखें, ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये ऑर्डर कहां से आया, कैसे आया, इसके बारे में हम 11th में डिस्कशन कर चुके हैं। अभी उस चीज में वापस नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान रखिए कि किसी भी रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस पे डिपेंड करती है। पीएच का मतलब होता है फिनाइल रिंग, तो 3 फिनाइल रिंग है और कार्बन है और एक फ्री रेडिकल है, मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। फाइन, एक छोटा सा अगर मैं आपको आइडिया दूं रिंग के साथ स्टेबिलिटी का तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, फिर उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहां जो ये मैंने बॉन्ड बनाया है, इस बॉन्ड की जगह यदि मान लीजिए मैं यहां इलेक्ट्रॉन लिखे हुए होते तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना सकते हैं, और यहां जो अब स्पीशीज बनती वो ये बनती, ये यूं, राइट। ये फ्री रेडिकल यहां मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, और ये CH2, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पता वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। सिमिलरली अब मैं चाहूं तो यहां पे 2 फ्री रेडिकल लगा दूं और यहां बॉन्ड लगा दूं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगा दें, यहां पे बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे अब जो है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये पूरी रिंग पर डिलोकलाइज हो रहा है। एक रिंग है तो डिलोकलाइज होगा, 2 है तो और ज्यादा डिलोकलाइज होगा, 3 है तो और ज्यादा डिलोकलाइज होगा। तो इस हिसाब से हम इनकी स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं। इसलिए आप नोटिस कीजिएगा टर्शरी जो है वाला जो केस है वो सबसे आगे है, फिर सेकेंडरी वाला है, फिर प्राइमरी वाला है। फाइन, इससे पहले आ जाता है R3C फ्री रेडिकल, या हम ये कह सकते हैं R3C फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल है। अब ये कैसे स्टेबल होते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी का रीजन यहां देखिए, ये भी आपने देखा है, करेक्ट। अब यहां जो ये है और यहां से जो हम हाइड्रोजन है उसके साथ जो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो कांसेप्ट होता है उसके थ्रू हम इसकी स्टेबिलिटी समझा सकते हैं। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे ये वाला जो बना हुआ जो फ्री रेडिकल है ये उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन कॉन्सेप्ट्स को जब हम मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, रेजोनेंस को भी मिला दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन को भी मिला दिया, तो स्टेबिलिटी का जो एक्चुअल ऑर्डर आपको मिलता है वो आपको ये मिलता है। इसमें खास बात ये है कि आपको टर्शरी ही सबसे आगे मिलेगा। अगर एल्किल ग्रुप्स की बात करें तो टर्शरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। अगर आप फिनाइल ग्रुप के साथ बात करें तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, करेक्ट। और उसके बाद अगर आप अलाइल और विनाइल की बात करें तो अलाइल ज्यादा स्टेबल है, विनाइल कम स्टेबल है। अलाइल की स्टेबिलिटी का रीजन आपको नजर आ जाएगा, CH2 बॉन्ड CH, यहां पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं उस बॉन्ड की जगह, CH2 ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर तो क्या बना लेंगे, ये तो बॉन्ड बना लेंगे, तो हम इसको यहां से हटा देते हैं, करेक्ट। अब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहां पे अलाइल में रेजोनेंस पॉसिबल है।
जो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले यहां था वो डीलोकलाइज होकर इस जगह पर आ गया, तो दिस इज रेजोनेंस। इस वजह से अलाइल स्टेबल होता है विनाइल से। विनाइल में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसके कारण कहीं पे भी कोई भी रेजोनेंस नहीं है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट बताई हुई है। हमने पहले भी अलाइल और विनाइल सीखा है। अब आप नोटिस कीजिए रिएक्टिविटी में इन दोनों का रोल आ गया है, मतलब कि अलाइल और विनाइल में से अगर इंटरमीडिएट अलाइल का है तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी यील्ड ज्यादा होगी, और विनाइल का है तो उसकी यील्ड रिलेटिवली कम होगी। फाइन, तो आप बेसिकली ये पूरा ऑर्डर याद रखेंगे, ये बहुत काम की चीज है, कॉम्पिटिटिव तक आपके हेल्प करेगा, तो ध्यान रखें ये ऑर्डर अच्छे से। ओके नाउ अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। देखिए अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन को नोटिस करें। CH4 है, Cl2 से रिएक्शन करी सनलाइट की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट बन रहा है CH3Cl और HCl। क्या इसे हम मोनोक्लोरिनेशन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि एक Cl आकर जुड़ा है, नॉट अ बिग डील। सेकंड पॉइंट में अगर हम देखें तो CH3 फिर Cl2 HNu, वही सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करी, फिर देखिए प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है CH3Cl, नो CH3 CH2Cl। ये नहीं होना चाहिए, मैं इसे करेक्शन में लेता हूं, यहां होना चाहिए CH3 CH2Cl। अब क्वेश्चन ये कि यहां कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो भी 2 आने चाहिए, क्योंकि 2 कार्बन पर आप मल्टीपल टाइम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो ना, एक बार इस वाले कार्बन पे कर दिया, एक बार सामने वाले पे कर दिया, लेकिन यहां पे प्रॉफिट नहीं आने वाला। रीजन, क्योंकि आप उस कार्बन पे कीजिए या इधर वाले कार्बन पे कीजिए, जब 2 कार्बन होते हैं तो प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं हम इस Cl पे ना कर इस Cl पे सब्स्टिट्यूशन करते, पॉसिबिलिटी ये होती तो ये बनता, तो ये भी क्लोरोइथेन है, ये भी क्लोरोइथेन है, तो इसमें भी 1 ही प्रोडक्ट बनेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं, तो आपको कहना है यहां 1 पॉसिबल है, यहां पे भी 1 पॉसिबल है, राइट। अब देखेंगे लास्ट वाला। अब अगर हम लास्ट वाले को देखें यहां पे, तो आप इसको देखिए, यहां पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अब इसका जब हम क्लोरिनेशन करेंगे तो सबसे पहला दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि इसमें 3 टाइप के प्रोडक्ट से ज्यादा तो नहीं बन सकता, क्योंकि 3 कार्बन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने कार्बन हो उतने ही टाइप के प्रोडक्ट्स बने। 1 कार्बन था तो 1 टाइप का बना, 2 कार्बन थे तो भी 1 टाइप का बना। अब अगर 3 कार्बन हो तो कितने टाइप का बन सकता है? तो आप खुद सोचे जरा कि अगर 3 हो तो कितने टाइप का बन सकता है। एक बार अगर मैं इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन कर दूं, राइट, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, अगर इस पे कर दूं तो भी 1 क्लोरोप्रोपेन, इस पे कर दूं तो 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहां पर कितने टाइप के प्रोडक्ट्स पॉसिबल है? यहां पे 2 टाइप के प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। दोनों टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सामने लिखे हुए हैं, यहां देखिए। एक तो यहां जोड़ दीजिए आप H हटाकर, या फिर यहां जोड़ दीजिए, वन एंड द सेम थिंग, और एक बार आप यहां पे जोड़ दें। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये मेजर बनेगा कि ये मेजर बनेगा, लिखकर हो सकता है मैं आपको कंफ्यूज भी कर दूं, तो आप खुद सोचकर मुझे बताइए जरा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसको मेजर बताना है कि इसको मेजर बताना है, तो आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि कौन मेजर होगा? इसका आइडिया लगाना बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इन दोनों के केस में इंटरमीडिएट कौन होता है। वो आपको पता है फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल जो इंटरमीडिएट है वो कहां बना होगा? वो यहीं बना होगा, क्योंकि यहीं Cl आकर जुड़ा है। तो यहां जो फ्री रेडिकल बना होगा, आप नोटिस कीजिए, यहां पे फ्री रेडिकल रहा होगा, तो यहां जो फ्री रेडिकल बना होगा वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना होगा, और यहां जो फ्री रेडिकल बना होगा वो प्राइमरी फ्री रेडिकल बना होगा, क्योंकि Cl यहां आकर जुड़ा है, और फ्री रेडिकल जिस कार्बन पर डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है। और यहां अगर फ्री रेडिकल होता तो Cl जिस कार्बन से अटैच होने वाला है वहां फ्री रेडिकल बनता, राइट, तो वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल होता है, और 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये मेजर नहीं बनेगा, मेजर ये वाला होगा। फाइन, तो ये रिलेटिवली ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, ये कम बनेगा। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि इसका इंटरमीडिएट प्राइमरी फ्री रेडिकल रहेगा और इसका इंटरमीडिएट सेकेंडरी फ्री रेडिकल रहेगा, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल प्राइमरी फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होते हैं, दैट्स व्हाई। चलिए, तो यहां पे 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, अब ये देखिए, अब मैंने आपके सामने मेन जो रिएक्टेंट है वो शो कर रखा है, Cl2 है, वही आपको रिएक्शन प्रोसीड करनी है। अब आप सोचकर मुझे बताइए जरा कि इस केस में कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। दिमाग में बिठा लीजिए कि 4 से ज्यादा तो नहीं आ सकते, 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कितने टाइप के प्रोडक्ट्स यहां पे पॉसिबल हो सकते हैं। अब आपको दिमाग लगाना है कि एक बार अगर आपको रिस्क नहीं लेनी, स्पीड नहीं लेनी, धीरे धीरे करना है, जबकि मैं सजेस्ट करूंगा कि स्पीडली होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चंस आते हैं, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप ट्रिक से करने की बजाय आप एक जो मैं मेथड बता रहा हूं आप उससे कीजिए।
एक बार अब एक काम कीजिए, यहां से एक H हटा के यहां Cl लगा लीजिए, फिर एक बार यहां H हटाकर H है तो ये हट के Cl आ जाएगा, एक बार ये हट के Cl आ जाएगा और ये हट के Cl आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, सबका IUPAC नेम लिख लीजिए। जिन जिन का IUPAC नेम सेम आ रहा है वो सेम कंपाउंड है, उन्हें एक ही मानेंगे, और जिनमें डिफरेंट आ रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। मैं प्रैक्टिस करवाता हूं आपको, देखिए CH3 CH CH3 CH3। अगर मान लीजिए ये फर्स्ट वाला जो है वहां एक H हटाकर, राइट, वहां एक H हटाकर Cl जोड़ा जाए तो ये बनेगा Cl CH2 CH CH3 CH3, करेक्ट। अब बीच वाले पे हटाकर जोड़ा जाए तो CH3 C, एक H हटा दिया तो ये Cl आ गया, बाकी सब कुछ सेम रख रहा हूं CH3। अब नीचे वाले पे आ जाते हैं, नीचे वाले को अगर मैं लिखूं तो CH3 CH CH2 और एक H हटाकर Cl आ गया, और आगे CH3, और एक ये जो लास्ट वाला CH3 है एक बार इसको भी कर लेते हैं। अब लास्ट वाले CH3 को करें अपन तो CH3 CH CH3 CH2 Cl, ये चार ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, फाइन। अब इन चारों में चेक कर लीजिए, कोई सेम आ रहा है तो ठीक है, अगर चारों डिफरेंट है तो हम कह देंगे कि चार प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए हम देखते हैं। यहां पे यदि देखा जाए तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन 1 क्लोरो 2 मिथाइल, मतलब एक नाम तो आपके पास आ गया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आइडिया लग गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। यहां पे देखा जाए तो लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ये भी कुछ डिफरेंट आ गया 1 2 3। अब यहां पे बात करते हैं लॉन्गेस्ट चेन, यही आने वाली है, राइट, सब्स्टिट्यूएंट्स को लेते हुए, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल। ओके, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ये और ये सेम आ गए, करेक्ट। तो इनको आप चार प्रोडक्ट्स में काउंट में नहीं ले सकते, राइट। अब यहां पे बात करें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए 1 2 3। यहां पे अगर हम देखें तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ये भी सेम हो गया, तो ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तीन तो सेम ही हो गया, तो इन तीनों को हम तीन काउंट नहीं करेंगे, एक ही काउंट करेंगे, और एक ये हो गया। तो कुल मिलाकर इससे आपको कितने प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं? 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। और वैसे भी गाइज अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आपको वैसे जजमेंट हो जाएगा कि ये और ये बिल्कुल सेम सीन में है, सेम पोजीशन पर है, तो इससे मिलने वाला तो सेम ही होगा, डिफरेंट जो मिलेगा वो आपको इससे मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसमें 4 कार्बन है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वो केवल 2 मिलेंगे, और 2 में भी एक मेजर होगा। और वो मेजर कौन होगा? आपको शायद नजर आ गया होगा कि यहां पे जो Cl जुड़ रहा है वो इस कार्बन पर आके जुड़ रहा है, और इस कार्बन पर Cl के आने से पहले इंटरमीडिएट जो है वो फ्री रेडिकल यहीं बना होगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। बाकी मैकेनिज्म से तो क्लियर हो ही जाएगा, आप क्लास 9 में जाके मैकेनिज्म देख सकते हैं, हमने देखा हुआ है, राइट। नहीं तो जजमेंट कर लीजिए ना, जहां Cl लाके जोड़ रहे हैं वहीं फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल क्योंकि इस कार्बन के ऊपर है और ये कार्बन टर्शरी है, तो ये फ्री रेडिकल रिलेटिवली इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होगा। ये तो प्राइमरी है, देखिए फ्री रेडिकल जिस कार्बन पर है डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इस हिसाब से ये वाला जो कंपाउंड बनेगा ये मेजर होगा दूसरे वालों के मुकाबले। और यहां पे बेसिकली 2 ही प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, HCl को हम इंक्लूड नहीं करते, बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखें जरा, अब आप यहां देख सकते हैं ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री, राइट। 3 डिग्री को हमने सबसे ज्यादा स्टेबल बता रखा है। अब यहां पे यदि हम देखें तो इसको और इसको अगर हम 2 मानते हैं तो क्या ये 2 सही है या 1? अब ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा आए, राइट, तो देखकर ऐसा लगता है कि 2 डिफरेंट चीजें हैं, दोनों 1 डिग्री लग रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है, तो ऐसे केस में आपको अटकना नहीं है, आपको सीधा क्या कर देना है? IUPAC नेम लिख देना है। अब मैं यहां पे अगर IUPAC नेम लिखूं तो लॉन्गेस्ट चेन जो बनेगी वो यही बनेगी, और जब लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगी तो 1 2 3 1 क्लोरो 2 मिथाइल ही आएगा। और यहां पे अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगी, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ही आएगा, यानी कि ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो यहां पे जब कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है तो नंबर देना होता है कि एक प्रोडक्ट बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, तो इस केस में 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे या 4 बोलेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 4 तक जा सकती है। लेकिन यहां ये दोनों सेम है तो एक ये और एक ये वाला, यानी कुल मिलाकर यहां, और ये मेजर भी है, यानी कुल मिलाकर इस रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट्स बोलेंगे? 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए एक और प्रैक्टिस करेंगे, देखें। अब हम लेते हैं यहां पे 5th केस लेते हैं, ये देखिए। अब आपसे कहा जाए कि C5H12 एक एल्केन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ओके, और Cl2 आपको लेना है, मोनोक्लोरिनेशन करना है, तो आप हमें खुद ही ढूंढ कर बताइए कि आप कितने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब C5H12 CnH2n+2, यानी बात बिल्कुल सही है।
अब C5H12 से कोई भी एल्केन बन सकता है और आपको ये कहा जा रहा है कि अब आप खुद ही सोचिए कि कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। अब आपको दिमाग लगाना है कि C5H12 से कितने प्रोडक्ट्स हम बनाएं। तो अब C5H12 के पहले तो आपको आइसोमर्स बनाने आने चाहिए कि ये कितने आइसोमर्स में एग्जिस्ट करता है, फिर उनके ऊपर हम क्लोरीनेशन करेंगे, तब जाकर आपको प्रोडक्ट्स पता पड़ेंगे। कैसे करा जा सकता है देखिए जरा, पहले आप दिमाग लगा लीजिए। आपको अगर कोई ट्रिक पता है तो आप सोचिए जरा कि कैसे किया जा सकता है, बाकी मैं शुरू करता हूं। देखें, सबसे पहले C5H12 लिखा हुआ है, फाइन। अब C5H12 से पहले तो आपको सारे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। अब स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं, सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि 1 2 3 4 5 कार्बन की एक चेन बन जाए। ये हो गया C5H12। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि 4 कार्बन की बन जाए और उस पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। ये भी C5H12 1 2 3 4 और एक 5। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात तो एक ही है, तो और कुछ तो डिफरेंट बन नहीं सकता। तो अब एक काम करते हैं, 3 कार्बन की भी एक बार बना के देख लेते हैं। 3 कार्बन से क्या होता है, 1 2 3। अब 3 कार्बन पे यहां और यहां तो सब्स्टिट्यूशन आप कर नहीं सकते क्योंकि वो तो फिर लॉन्गेस्ट चेन का ही पार्ट बन जाएंगे। तो एक आप यहां पे ऊपर लगा दीजिए और एक आप नीचे लगा दीजिए। तो 5 यहां ऐसे भी आ सकते हैं, 5 ऐसे भी आ सकता है और 5 ऐसे भी आ सकता है। ये 3 तरीके से मैं C5H12 बना सकता हूं। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कुछ और पॉसिबल है। स्ट्रेट चेन ले लिया, ब्रांच कर दिया, ब्रांचिंग में और कुछ ब्रांचिंग हो नहीं सकती, और 3 करे तो यही एक ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल है। अब यहां पे देखें तो इस केस में 5 प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं, ओके, क्योंकि 5 कार्बन है। लेकिन अगर आप यहां Cl लगाएं, मैं लगा देता हूं अलग कलर से। मान लीजिए आपने एक Cl यहां लगाया, ये एक डिफरेंट कंपाउंड बन सकता है। मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है और ये फिफ्थ पोजीशन है। यहां पे आपने एक लगाया, बिल्कुल सही है। कुछ और सोच के देखते हैं जरा। 1 2 3 4 5। अब हम अगला वाला जो है वो इस पोजीशन पे लगा देते हैं, तो ये सेकंड पोजीशन पे लग गया। दोनों का आईपीसी नेम डिफरेंट आएगा, बात जमती है, ठीक है। अब एक और बना देते हैं, प्लस 1 2 3 4 5। अब यहां पे देखें तो हम एक Cl यहां लगा देते हैं, यहां लगा देते हैं। तो ये कौन सी पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन पे, तो ये 3 बन सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम यहां लगा दें, तो यहां लगाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो पोजीशन पे 2 ही हो जाएगी। तो 3 तो इस वाले से मिल गए आपको। अब इससे सोचे जरा कि इससे कितने मिल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 कार्बन तो है, अब मिलेंगे कितने, जजमेंट किया जाए। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, कॉर्नर वाले पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां पहले बना देता हूं 1 2 3 4, करेक्ट। और एक CH3 तो लग ही रहा है, या मैं सेम ही बना देता हूं 1 2 3 4, करेक्ट। और एक ये, अब यहां पे कितना हो सकता है, ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहां पे एक Cl लगाते हैं, नंबरिंग यहीं से हो जाएगी अल्फाबेटिकली। तो 1 2 3 4, करेक्ट। तो 1 2 3 4 फर्स्ट पोजीशन पे Cl आ गया, एक तो ये पॉसिबल है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा मैं इसी के ऊपर सेकंड पोजीशन पे अगर मैं यहां ले लूं, आप नोटिस कीजिएगा, यहां Cl ले लूं तो भी ये आईपीसी नेम अलग आएगा क्योंकि यहां पे 1 क्लोरो 3 मिथाइल है और यहां पे आएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल। तो ये 2 डिफरेंट बन गए। कुछ और सोचा जाए तो ट्राई करते हैं। 1 2 3 4, ये बेसिक तो है ही है। अब क्या किया जाए, अब एक बार यहां पे भी एक H है क्योंकि 3 ही है, यानी एक H रहा होगा। तो अब एक काम करते हैं, यहां पे भी एक Cl जोड़ देते हैं। तो एक Cl हम यहां जोड़ देते हैं। यहां पे अगर नाम दिया जाए तो 1 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब 3 तो डिफरेंट आ रहे हैं, करेक्ट। कुछ और सोचे जरा, 3 तो यहां पे पॉसिबल है। ऊपर कितने बन गए, ऊपर 3 बन गए, यहां पे भी 3 बन गए। एक और कुछ ट्राई करके देखते हैं क्योंकि कार्बन अभी अपने पास है, तो हम फिर ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 और एक यहां है। अब क्या किया जाए, इस पे हम लगा चुके हैं, इस पे भी हम लगा चुके हैं, इस पे भी हम लगा चुके हैं। अब हमारे पास ये 2 बच गए। अब शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस पे लगाइए या इस पे लगाइए, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि एक ही बात है। 1 2 3 4
लॉन्गेस्ट चेन ये लेंगे तो भी 2 मिथाइल है, 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन आप ये लेंगे तो भी 2 मिथाइल है। और फिर भी आपको डाउट हो तो आप दोनों पे लगा के देख लीजिएगा, एक ही IUPAC नेम बनेगा। मैं एक और चेंज करता हूं और यहां लगा के चेक तो करते हैं कि क्या बनेगा। तो यहां Cl अगर मैं लगा दूं तो फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे और ये फोर्थ पोजीशन पे नेम दिया जाए तो इसका नेम बनेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल। क्या 1 क्लोरो 2 मिथाइल कहीं है? हम देखते हैं, यहां नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है। करेक्ट, यहां 1 क्लोरो 3 मिथाइल है तो ये बना 1 क्लोरो 2 मिथाइल। तो ये एक डिफरेंट केस आ गया। अब मान लीजिए मैंने यहां लगा दिया होता तो यही IUPAC नेम आ रहा होता। आप इसको हटा के यहां लगा देंगे तो लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट होगी, तो बात वही आएगी 1 क्लोरो 2 मिथाइल। यानी कि इस केस से जो हमने सेकंड केस बनाया था उससे 4 पॉसिबल है। करेक्ट, ऊपर देखा जाए तो 3 पॉसिबल है, तो 7 तो पॉसिबल अब तक हो चुके हैं। अब बात करते हैं इस वाले की। इस वाले की बात करें तो इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि इसके पास H नहीं है। अब रही बात इन तीनों की, तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आप तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस पे इस पे इस पे इस पे कहीं से भी आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, सेम ही टाइप का कंपाउंड बनेगा। जैसे कि यहां पे नोटिस करें, ठीक है, ये जो लास्ट हमारा था यही था, नियोपेंटेन कह सकते हैं आप इसको। ये कार्बन है और तीनों तरफ CH3 है। फाइन, अब आप यहां हटा के कहीं पे भी लगा लीजिए। मान लीजिए मैंने यहां Cl लगा लिया। करेक्ट, अब मैंने यहां Cl लगा लिया। लॉन्गेस्ट चेन की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, 3 कार्बन की हो सकती है। 1 पे क्लोरो 2 2 डायमिथाइल प्रोपेन। वापस बोलता हूं, 1 क्लोरो 2 2 डायमिथाइल प्रोपेन। अब आप चाहे तो यहां लगा लीजिए, यहां लगा लीजिए, यहां लगा लीजिए, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन और यहां जो CH3 था सब कुछ सेम थे। तो एक आपको इससे मिल जाएगा। यानी टोटल C5H12 से कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, या हम ये कहें कि अगर हम इसके आइसोमर्स की बात करें तो 3 पॉसिबल है। और उन 3 आइसोमर्स पे यदि मोनोक्लोरिनेशन किया जाए तो कितने मोनो क्लोरो एल्केन्स बन सकते हैं? तो आंसर इज 8। अगर आप प्राइमरी से बनाने की कोशिश करेंगे तो 3 बनेंगे। अगर आप जो सेकंड हमने एक ब्रांच किया था, करेक्ट, उससे अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको 4 मिलेंगे। और जो हेविली ब्रांच आपने ये लिया तो इससे बनाने की जब आप कोशिश करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो आप ऐसा कोई ट्रिक सेट नहीं कर सकते कि ब्रांचिंग बढ़ती है तो नंबर ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ड्रॉ करके ही देखना होगा। तो इस तरीके से आप इसके कितने आइसोमर्स बना सकते हैं? 8 आइसोमर्स बना सकते हैं। यहां देखिए मैंने 8 प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं और 8 मैंने शो भी किए हुए हैं। आप एक बार देखिएगा, ये देखिए पहला नॉर्मल ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन से देखिए 3 बन गए। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड वो रहा। और आइसोब्यूटेन की यदि हम बात करें तो आइसोब्यूटेन में 4 बना दिए हमने। ये देखिए 4 आपको नजर आ रहे हैं। करेक्ट, यहां पे नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। करेक्ट, तो जो 4 केसेस थे वो आपके सामने, 5वां इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहां और यहां वाला सेम हो जाएगा। अब बात करें इसकी नियोपेंटेन की, तो नियोपेंटेन में 1 ही पॉसिबल है। इस तरीके से 8 हमने कंपाउंड्स बना लिए। नाउ अब एक और शुरू करते हैं। अब आप यहां देखिए, अब यदि बात की जाए तो C5H10, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखिए C5H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और सामने आपको हिंट भी दे दिया है कि एल्केन ही है। C5H10 एक एल्केन ही है। और इससे आप बताइए जरा कि मोनो क्लोरो कंपाउंड्स कितने बनेंगे। अब C5H10 एल्केन कह रहे हैं, आपके दिमाग में आएगी बात कि C5H10 तो एल्कीन होता है, CnH2n, करेक्ट। लेकिन हमने यहां पे एल्केन लिखा है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एल्केन ही बोला जा रहा है और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है, तो क्या हो सकता है और C5H10 कहा जा रहा है। तो दिमाग लगाइए आप। सो गाइस, आपने दिमाग लगा लिया होगा। यहां पे C5H10 से एल्केन की बात करें तो चेन वाला जो एल्केन है वो तो नहीं आएगा, लेकिन यहां पे साइक्लिक एल्केन आ जाएगा। अगर आप देखें और मैं यहां पे बनाऊं तो आप चेक कर सकते हैं, ये हो गया। कैसे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। कितने हाइड्रोजन अटैच करेंगे? 2 यहां आएंगे, 2 यहां आएंगे, 2 यहां आएंगे, 2 यहां और 2 यहां, तभी वैलेंसी पूरी होगी। तो C5H10, यानी जब भी आपको एल्कीन का फॉर्मूला फील हो रहा हो कि ये तो एल्कीन का फॉर्मूला है, लेकिन एल्केन्स बनाने तो हमेशा साइक्लिक एल्केन्स बनते हैं। फाइन, अब कह रहे हैं कि इसका अगर मोनोक्लोरिनेशन कर दिया जाए तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी कितने प्रोडक्ट्स के बनने की है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो मैक्सिमम 5 की है, लेकिन शायद आप समझ गए होंगे कि यहां 5 नहीं, 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि पांचों की कंडीशन बिल्कुल एक जैसी है। आप यहां से H हटा के Cl लगाइए तो भी
1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां लगाइए, वन एंड द सेम थिंग, दैट्स वाई। तो आप चेक कर सकते हैं इसका जो आंसर है Cl2 ओनली 1 प्रोडक्ट, और 1 प्रोडक्ट को मैंने यहां पे शो किया है साइक्लोपेंटेन, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, तो देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लें। कैसे पूछना है वो आप सबको अच्छे से पता है। सो मेरे हिसाब से हमने आज मोनोक्लोरिनेशन को पूरा किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आई होगी। बस मोनोक्लोरिनेशन में आपको एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना है, और वो चीज है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने आएंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितने कार्बन है मैक्सिमम उतने हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो कभी नहीं होंगे। अब मैक्सिमम जितने हैं उतने भी आ सकते हैं, उससे कम भी आ सकते हैं, करेक्ट। सो गाइस, यहां पे हमारा ये वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने इंक्लूड किया सिर्फ और सिर्फ मोनो हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन को। और मोनो एल्केन पे हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया क्योंकि जो सिलेबस में हमारे मोनो क्लोरिनेशन ही है। हम ऐसा नहीं कि एक ही सीएल अटैच कर सकते हैं, हम एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, करेक्ट। इट डिपेंड्स कि कंडीशंस क्या हैं, लेकिन हमें अभी एक ही सीएल को अटैच करना था। अब आपको घुमा घुमाकर अलग अलग कंडीशंस दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि आप बताइए जरा कि यहां पे कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। कॉम्पिटिटिव में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, वहां तो सीधा नंबर पूछा जाता है, और बोर्ड्स में भी ड्रॉ करने के लिए आता है। हमने सारे ही केसेस ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं, बस आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और दिमाग में एक ट्रिक रखिए कि आपका जो एल्केन है उसके अंदर जितने कार्बन हैं उतने कार्बन से ज्यादा तो कभी नहीं बनेगा। अब उतने ही कार्बन के अंदर आपको अगर डाउट आता है तो आप सब पे एक एक सीएल सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, बशर्ते जिस कार्बन पे आप सीएल को लगा रहे हैं उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए। और देखिए, अगर आईपीसी नेम सेम आता है तो प्रोडक्ट सेम होगा, और आईपीसी अलग लगा रहे हैं तो प्रोडक्ट अलग होगा। तो ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगी आपको इस कॉन्सेप्ट में, करेक्ट। नाउ तो आज हमने इतना किया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा, वो आपको करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और यहां से जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि 3 बार लिखने वाला जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो यहां से शुरू होती है। मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इंट्रोडक्शन की नहीं करनी होती। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो भी रिएक्शंस आएंगे उनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑर्गेनिक की एक खास बात है, जितना इजीली समझ में आती है उतना इजीली आप भूल भी जाते हैं, करेक्ट। तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। आप जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना पेस आपको मिलेगा जल्दी करने का, और एरर होने के चांसेस कम होंगे। तो यहीं से बात शुरू हो जाती है। एक बार जब मैं पढ़ा रहा हूं इसको अच्छे से सुन लीजिए एक बार, उसके बाद दोबारा सुनते समय आप अपने नोट्स बनाइए, उसके बाद एक बार नोट्स बन जाने के बाद खुद से लिखिए, और एक बार जब टेस्ट हो तब लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एटलीस्ट 3 बार तो आपको इसको लिखना चाहिए। जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी एफिशिएंसी आपको मिलेगी। ध्यान रहे, स्टार्टिंग में जैसे अभी आप लोग हैं और 11th का कॉन्सेप्ट चला तो आपको काफी इंटरेस्ट आ रहा है, फाइन। अब इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने चीजें पढ़ी हुई भी है और इजी भी है चीजें। अब अभी तक भी आपको सही लगेगा, ये चैप्टर जब तक चलेगा तब तक सही लगेगा, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे तब आपकी परेशानियां शुरू हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे। तो आपको उस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए ये चैप्टर भी आना जरूरी है। तो आपको लगेगा कि अब कंटेंट बढ़ रहा है, उससे आप जैसे आगे जाएंगे तो फिर नेक्स्ट चैप्टर जब आप करेंगे उसके बाद वाला तो उसमें लास्ट 2 चैप्टर्स का रोल आएगा। और जब पूरी ऑर्गेनिक हो जाती है तो पूरी ऑर्गेनिक मिक्स्ड होकर क्वेश्चंस आते हैं। आप कभी जज ही नहीं कर सकते कि स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, ये इतने इंटरमिक्स हो जाते हैं। तब जाकर परेशानियां शुरू होती है और आप लोगों की शिकायतें भी शुरू होती है कि सर हमें समझ में तो बहुत अच्छे से आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो दिमाग में याद नहीं आता और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो चीज आप आगे जाके फील करेंगे उसका सोल्यूशन मैं आपको आज ही बता रहा हूं, क्योंकि इतना टाइम निकल जाने के बाद जब आपको ये फील होगा तब आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इतना लिख के प्रैक्टिस कर लें। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप अभी से ही ये लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप वो चीज नहीं फील कर सकते जो मैं फील कर रहा हूं, जो परेशानियां आप आगे फेस करेंगे। और वो मैं कैसे बता सकता हूं आपको, क्योंकि हर साल का एक्सपीरियंस है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, तो आप अभी से ही इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी, और जब आपको रियलाइज होगा तब काफी टाइम निकल चुका होगा। फाइन, तो लिख लिख के प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। और आपको लगता है कि ऑर्गेनिक थोड़ी सी वीक है और ये लग रहा है कि यार ये तो ईजी है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको लिखना चाहिए, जितना भी लिखेंगे प्रॉफिट बाद में उतना ज्यादा होगा। ओके गाइज, तो मैं आपको डरा नहीं रहा, स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिससे आप बाद में ना डरें। ओके, तो पहले जाग जाना ज्यादा बेटर है। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। नोट्स अच्छे से बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, सबका ध्यान रखिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।